नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम के बयान के साथ। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी कोरोना फर्स्ट स्टेज में ही है और इसे रोकने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को लेकर सीएम ने कहा कि अब भी कुछ लोग हैं जो प्रदेश में छिपे हो सकते हैं, जिनकी तलाश चल रही है। लॉकडाउन के सवाल पर उन्होंने कहा कि कई प्रबुद्ध लोग इसे बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं और इसे जरूरत पड़ी तो आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो उत्तराखंड में भी सीएम ने दो बड़ी बात कही है। पहली ये कि कोरोना फर्स्ट स्टेज में है उत्तराखंड में, और जो दूसरी बड़ी बात है कि लॉकडाउन की अवधि यहां भी बढ़ाई जा सकती है। ये संकेत सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी दिए हैं। जमाती अगर अपने आप को प्रस्तुत नहीं करता है, कोई भी तबलीगी अगर अपने आप को प्रस्तुत नहीं करता है तो उस पर हत्या की कोशिश का मुकदमा ये दर्ज किया जाएगा। और अगर कोई संक्रमित होने के कारण किसी की मृत्यु होती है तो उस पर 302 का मुकदमा लगाया जाएगा। इस तरह से जब हमने सख्ती की, हमारी इंटेलिजेंस ने, LIU ने, हमारी पुलिस ने और तमाम ऐसे लोग जो समाज में सुधी लोग हैं, समझदार लोग हैं, ऐसे मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं उनसे भी हमने बातचीत किया, जो अन्य लोग भी जो समाज में बीच में काम करते हैं उनसे भी हमने बातचीत की, और उसके बाद ये लोग बाहर आए। और मैं कह सकता हूँ कि अब हमें उम्मीद है कि लगभग सभी लोग, अगर कुछ अभी लगता है कि कुछ अभी होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग बाहर आए हैं। मैं आज आपके माध्यम से उनसे फिर एक बार अपील करना चाहूँगा। राज्य में यद्यपि हम कह सकते हैं कि हमने आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि हम उसको रोक पाने में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये संक्रमण फैलाने वाला है, अनेक राज्य हमारे बहुत इससे प्रभावित हैं, और इसलिए अभी मुझे नहीं लगता कि जो लॉकडाउन की अवधि है उसको हटाया जाए। उसको और बढ़ाए जाने की प्रदेश के सभी प्रबुद्ध लोग हमको लगातार अपने अपने तरीके से हमको सूचित भी कर रहे हैं, अपने सुझाव दे रहे हैं कि इसको और बढ़ाए जाने की जरूरत है। बड़ी बात जो यहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कही वो ये है कि तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के खिलाफ जो कि छिप रहे हैं उनके खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज होगा, और अगर इनके संक्रमण की वजह से किसी की मौत होती है तो उस शख्स के खिलाफ धारा 302 यानी कि हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये एक बड़ी बात। और साथ ही उन्होंने अपील की कि अभी भी जो लोग छिपे हुए हैं वो खुद ही बाहर निकलें और सहयोग दें। 12 लोग कुल ऐसे हैं उत्तराखंड में जिनके बारे में बताया जा रहा है कि अभी तक इनके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं लगी है। तबलीगी जमात से जुड़े ये 12 लोग कहां हैं, इनकी तलाश प्रशासन कर रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना महामारी से लड़ाई में THDC द्वारा भी अहम भूमिका निभाई जा रही है। THDC ने PM केयर्स फंड में 10 करोड़ रुपए और सभी कर्मचारियों का एक दिन का वेतन दिया है। इसी के साथ THDC ने जिला प्रशासन को 25 लाख रुपए, स्वास्थ्य विभाग को दवाइयों और जरूरी सामान के लिए 8 लाख रुपए दिए हैं। इसके अलावा THDC जरूरतमंद लोगों के बीच राशन का वितरण भी कर रहा है। कोरोना वायरस ने एज ए होल प्रधानमंत्री केयर फंड में 10 करोड़ रुपए का योगदान दिया है, जिसमें से कि हमारे एम्प्लॉइज़ का जो एक दिन का सैलरी है वो भी इंक्लूडेड है, और इसके अलावा जो आसपास के क्षेत्र में हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं वो है ही, और हमारी लेडीज़ भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रही हैं। और कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे नजदीक की लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो है मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर। इन डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए इस वक्त सबसे अहम है PPE किट। इस किट को देहरादून के पटेल नगर में तैयार किया जा रहा है। दून से तैयार किट जम्मू कश्मीर और पंजाब के इलाकों में भेजा जा रहा है। इसी के साथ यहां से तैयार किट पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी, डॉक्टर और एयरपोर्ट तक भेजी जा रही है। इस किट में 22 आइटम है। 24 घंटे के दौरान ये 1200 PPE किट तैयार कर रहे हैं। अपने उत्तराखंड के साथ ही कई राज्यों को भी यहां से सप्लाई की जा रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस को लेकर हर कोई जंग लड़ रहा है, और जो सबसे ज्यादा और नजदीकी जंग लड़ रहा है वो है डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ, जिसमें नर्सिंग असिस्टेंट, डॉक्टर तमाम लोग आते हैं। और उनके लिए जो मैंने अभी आप भी देख सकते हैं कि मैंने एक किट पहनी हुई है, एक कवर पहना है। यही पहनकर डॉक्टर अंदर कोरोना मरीज को देखने जाते हैं और बाहर आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वन टाइम इसको पहना जा सकता है। और सच मानिए
कि इस वक्त मैंने इसे पहना है तो सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सोचिए डॉक्टर इसको कैसे इलाज करता होगा, कैसे पहन के जाता होगा। इस वक्त हम मौजूद है एक देहरादून के इंडस्ट्रियल एरिया में। यहाँ पर पीपी किट तैयार की जा रही है। इसमें ग्लव्स है, हैंड ग्लव्स है, बैग है, मास्क है, सैनिटाइजर है और इस तरीके से किट है वो इसमें जाती है। खास बात यह है कि इसमें गॉगल्स और पूरा हेड कवर किया जाता है ताकि जो वायरस है उससे डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ इन्फेक्टेड ना हो। हमारे साथ अंकित जी मौजूद है जो ये पूरा यहाँ सप्लाई करते हैं। अंकित जी, मेरे को एक बताइए कि किस तरीके से आप ये किट तैयार करते हैं और कहाँ कहाँ जा रही है और किस तरीके से ऑर्डर आ रहे हैं और कहाँ कहाँ सबसे खास कहाँ कहाँ जा रही है? हम ये जो आपके जो कवर ऑल आप देख रहे हैं, बेसिकली हम लोग जो बनाते हैं वो माउंटेनिंग, कैंपिंग और ट्रैकिंग इक्विपमेंट बनाते हैं, प्लस केमिकल सूट्स जो होते हैं जो इससे भी बहुत हायर आप कह लीजिए सर्टिफिकेशंस के साथ होते हैं या हायर यूजेज के लिए होते हैं। और एज एन नेम डिफेंस इक्विपर्स जिस कंपनी को हम लोग रन करते हैं, इट्स अ फेमस फॉर SDRF for personal protective equipment that can be in many ways, क्योंकि पर्सनल प्रोटेक्टिव इज़ नॉट ओनली फॉर डॉक्टर्स, दैट इज़ फॉर फोर्सेज ऑल्सो एंड सबके लिए होता है वो। तो हम लोगों ने जो ये किट बनाई है इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें आपका पूरा हेड टू टो कवर होता है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव मीन्स यू आर कवरिंग फ्रॉम हेड एंड फ्रॉम टो, कोई भी चीज़ आपकी एक्सपोजर टू एयर नहीं होना चाहिए। और हम लोग अपनी फैक्ट्री में डेली 1200 से 15 किट्स हम लोग ये जो है मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और हम इसको सप्लाई कर रहे हैं J&K में, पंजाब में, हरियाणा में, आपका उत्तराखंड में है, आपका दिल्ली में है फोर्सेस को जी। कितने आपने कहाँ फोर्सेस को आपने बताया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को है, एयरफोर्स है, आर्मी है, हाँ जी। डॉक्टर्स के कहाँ अभी मैंने जैसे आपको बताया J&K में है हमारा, मेडिकल डिपार्टमेंट को है, वहाँ पे आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस को है, आपका आर्मी में जैसे आपका पंजाब है वहाँ पे आर्मी में है, आपका देहरादून डॉक्टर्स के लिए है, उत्तराखंड में कई डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ जो हमारे यूज़ कर रहे हैं, आपका पुलिस डिपार्टमेंट यूज़ कर रहा है जी। अच्छा, ये जो मैंने किट पहनी है इसमें किस तरीके से, जैसे क्या क्या है, मतलब किस तरीके से ये प्रोटेक्ट? इसमें हमारी पूरी किट में 22 आइटम्स हैं। 22 आइटम्स सब चीज़ें हमने एडिशनल दी हैं क्योंकि एक बार ही एक किट को प्रोक्योर करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और उसको दोबारा से कुछ दिन तक यूज़ करना इज़ ईजी। अगर हम लोग 22 आइटम एक किट के अंदर डाल के दे रहे हैं। जैसे हमारी किट में एक पूरा कवर ऑल है, 2 शू कवर हैं, एक गॉगल्स हैं, एक आपका नाइट्राइल ग्लव्स हैं दैट टू एग्जामिनेशन एंड सर्टिफाइड, 5 मास्क हैं, आपके 5 हेड डिस्पोजेबल गियर हैं और आपका एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारी किट में है दैट इज़ बायो हैज़ार्ड बैग, बिकॉज आपको यूज़ करना इज़ ईजी, उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप इसको अगर कहीं खुले में या नॉर्मल डस्टबिन में डाल देंगे तो जो स्वीपर है या आपका स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है या आपका स्टाफ है जो उसको कैरी करता है, उसको वायरस ट्रांसफ़र होना बहुत ईजी हो जाता है। तो बायो हैज़ार्ड बैग स्पेशली इन्हीं चीज़ों के लिए होता है, उसमें आपको पैक करके डिस्पोज ऑफ करना है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ख़ास बात यह है कि जो मैंने किट पहनी है वो 2 मिनट या 3 मिनट पहनना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो शायद जो लोग लॉकडाउन तोड़ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं और ये वायरस लगातार जिस तरह फैल रहा है, तो उन लोगों को भी समझना चाहिए कि ये जब डॉक्टर इतनी खतरे को लेकर वायरस को हटा रहे हैं और लोगों को ठीक करे, तो लोगों को भी इनको इस तरीके से साथ देना चाहिए। कैमरामैन भरत शर्मा के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18 देहरादून। और कोरोना के खतरे को देखते हुए लोगों से अपील की जा रही है बार बार कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। देहरादून की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर फोटो शूट के चक्कर में नेता सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। देहरादून में सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करने पहुंचे थे। यहां पर नेताजी एक कार्यक्रम का बाकायदा आयोजन कर दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले तो बनाए गए लेकिन इसका पालन नहीं हुआ। कार्यक्रम में विधायक खजान दास भी मौजूद थे। आपको बता दें, राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा संघ ने कोरोना महामारी की जंग में फ्रंट पर लड़ने वाले सफाई कर्मचारियों का सम्मान करने का यहां पर फैसला लिया था, लेकिन इस फैसले के तहत बाकायदा समारोह का आयोजन कर दिया गया जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। देखिए, बहुत ही अच्छी पहल है और ये निर्देशित हम सबको ही किया गया है कि कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग रहनी चाहिए। करीबन 1 मीटर और 1.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। आज आपने देखा होगा गोले के अंदर हमने सभी को खड़ा किया और हमने भी कोशिश की है कि थोड़ा सा दूरी बना कर चलें। और मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि इस महामारी से जूझना है
और भारत जरूर जीतेगा, एक दिन अवश्य जीतेगा और कोरोना हारे। तो जहां तक संदेश की बात है कि इस महामारी से भारत जीत जाएगा लड़कर, वो संदेश तो ठीक है, लेकिन समारोह का आयोजन कहीं से भी ठीक नहीं है। इधर कोरोना वायरस से हर कोई अपने तरीके से जंग लड़ रहा है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जूलॉजिकल संस्थान ने 200 पीपीई किट और 200 राशन के बैग्स जिला प्रशासन को हैंडओवर किए हैं। वाडिया संस्थान का कहना है कि इस तरीके से पीपीई किट देकर के वो भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस लड़ाई में भारत को मजबूत बनाने की कोशिश में वो भी लगे हैं। मसूरी से विधायक गणेश जोशी अपने विधानसभा क्षेत्र में 6 जगह मोदी किचन चला रहे हैं। इसमें उनका सहयोग उनकी बेटी और बीजेपी की राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी नेहा जोशी दे रही हैं। नेहा घर घर जाकर जरूरतमंदों को सैनिटाइजर, साबुन और जरूरी सामान उपलब्ध करा रही हैं। 6 हमारी जो मोदी किचन चल रही हैं उसके माध्यम से घर घर तक खाना पहुंच रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास खाना नहीं है। लेकिन हमने कहीं ना कहीं ये महसूस किया कि जिस तरीके से ये लॉकडाउन की अवधि अभी हम लोग 14 की तरफ पहुंचे हैं, तो जो जरूरत का और सामान है, जो गरीब आदमी है उसके पास, उसकी भी कमी होती जा रही है। अब साबुन इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाथ बार बार धोने हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि जरूरत का सामान जैसे साबुन हो गया, जूस हो गया, दूध हो गया, मिल्क पाउडर हो गया, इस तरीके के सामान को भी वार्ड वाइज आइडेंटिफाई करके जो हमारे गरीब घर हैं, जो बिल्कुल हैंड टू माउथ स्थिति में रहते हैं, उनको ये पहुंचाया जाए। और उसी कड़ी में आज हमने अहिर मंडी क्षेत्र में इसका वितरण किया है। और कोरोना की लड़ाई में अब लोग जरूरतमंदों के लिए सामने आ रहे हैं। ऋषिकेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर रेंजर के पद पर तैनात राजेंद्र पाल सिंह नेगी ने 51,000 रुपए दिए हैं। इन्होंने सीएम राहत कोष में जमा कराया है। आनंद पाल ने आज 51,000 रुपए का चेक जिलाधिकारी को सौंपा। पूरे विश्व में कोरोना महामारी के रूप में फैल रहा है और बहुत से हजारों लोग इस टाइप के हैं जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए नहीं है। तो मेरे मन में भी विचार आया कि क्यों ना हम भी अपने स्तर से जो भी हो सके कुछ ना कुछ मदद करें। इसी क्रम में आज जो है हमारे ऋषिकेश के जो रेंजर हैं राजेंद्र पाल सिंह नेगी, उनके द्वारा 51,000 की धनराशि जो है अपने पर्सनली जो है इस संकट से घिरे हुए लोगों की मदद के लिए दिया गया है। लॉकडाउन के बीच 20 नेपाली नागरिक हरिद्वार पहुंच गए। ये दिल्ली से पैदल चलते हुए हरिद्वार पहुंचे। सिडकुल थाने के ब्रह्मपुरी चौक पर पुलिस ने इन्हें रोका, तब जाकर पहचान हुई कि ये सभी नेपाली मूल के हैं, जो कि दिल्ली और दूसरे इलाकों में मजदूरी करते हैं। 3 दिन पैदल चलकर ये यहां पहुंचे थे। अब पुलिस ने सभी को हरिद्वार में ही रोका है। इनके खाने और रहने की व्यवस्था इस वक्त प्रशासन की ओर से हरिद्वार में ही की गई है। और किसको आती है, इनके अलावा किसको आती है? दिल्ली से लगभग नेपाल के कुछ लोग 20 लोग यहाँ पे हरिद्वार पहुँचे हैं। तो हम लोगों ने भी इनसे बात करी है कि तो ये बता रहे थे कि वहाँ पे काम करते हैं, दिल्ली में विभिन्न जगहों पे काम करते हैं। कुछ लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ डोमेस्टिक वर्कर्स हैं और कुछ लोग होटल्स में काम करते हैं। तो ये वहाँ पे से 3 दिन पहले वहाँ से चले थे और अब इनको ये अपने घर जाने के लिए यहाँ पे आए थे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे इनको रोका है। इनका मेडिकल परीक्षण होगा, इनको खाने वाने की व्यवस्था इनकी करवा दी गई है और उसके बाद जैसे भी डॉक्टर मेडिकल टीम का जैसे भी उनकी राय बनेगी उस हिसाब से फिर हम इनको आगे करेंगे। इनके रहने की व्यवस्था और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में युवा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नैनीताल में हेल्पिंग हैंड ग्रुप से जुड़े कुछ लोग जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। अब तक ये 1200 लोगों को खाद्य सामग्री दे चुके हैं और लगातार मदद कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। जरूरतमंदों के लिए इस ग्रुप की ओर से किट तैयार किया जा रहा है, जिसमें जरूरत की हर चीज मौजूद है। जो हाथ संकट के दौर में लोगों की मदद तक पहुंचे, वो हाथ काफ़ी मजबूत होते हैं। और ये देख सकते हैं कि नैनीताल का जो हेल्पिंग हैंड ग्रुप है वो इस तरह से लोगों की मदद कर रहा है। और जो राशन है या तमाम चीज़ों के जो पैकेट हैं, पूरी किट इन्होंने तैयार की गई है, उसमें पूरा ज़रूरत का सामान रखा गया है। करीब 1200 लोगों को अब तक ये लोग मदद पहुंचा चुके हैं और इस तरह से वॉलंटियर की तरह ये काम करते हैं। देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार ये लोग लोगों तक पहुंच रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उनको ज़रूरत का सामान भेज रहे हैं और ताकि जो आम आदमी है उसको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। रुचिर है हेल्पिंग हैंड से हमारे साथ। रुचिर, आपने ये कोशिश की है तो किस तरह प्रयास था और फिलहाल क्या स्थिति है अभी? इसमें नैनीताल के सारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक जी, चेयरमैन साहब, हमारे वार्ड मेंबर्स और इसके अलावा शहर के विभिन्न
संगठन और संस्थाएं साथ में मिलकर के हम लोगों ने एक अपील करी थी, जिसमें हमें काफ़ी लोगों ने इसमें सपोर्ट भी किया। और उसके बाद हमने वार्ड वाइज इसमें जितने भी ज़रूरतमंद लोग थे, करीब 1200 लोगों तक ये राशन पहुंचाने की कोशिश की है। लॉकडाउन सरकार अपने इरादे जाहिर कर चुकी है कि आगे लंबा खींचेगा, तो आगे किस तरह ये ग्रुप आगे काम करेगा? अभी पहला हमारा टारगेट 1000 का था, लेकिन हम करीबन 1200 से 1300 लोगों तक तो ये राशन पहुंचा चुके हैं। आगे ज़रूरत पड़ने पे फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप जिस तरह से जो हेल्पिंग हैंड ग्रुप है वो लगातार लोगों की मदद कर रहा है, और ये उम्मीद भी है कि हर आदमी तक ये ज़रूरत का सामान जो है वो पहुँच रहा है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे नैनीताल में हेल्पिंग हैंड ग्रुप आगे आया है और जो लोगों की मदद है उसको लेके आगे आया है, ये वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि इस वक्त संकट की घड़ी में इन्होंने अपने जो हाथ हैं वो आगे किए हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। चलिए यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं, आप बने रहे। तो पूरी दुनिया में जंग छिड़ी हुई है कोरोना वायरस के खिलाफ। तमाम देश नतमस्तक हो चुके हैं। इसी बीच भारत जो है इस लड़ाई को बहुत ही गंभीरता से लड़ता दिख रहा है, कामयाब होता भी दिख रहा है। और इसी की एक बड़ी वजह यह भी है कि बड़ी संख्या में लोग इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। घर में बैठी महिलाएं भी उनमें से एक है जो कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रही हैं। लोहाघाट की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोहाघाट नगर पंचायत की पूर्व पंचायत अध्यक्ष की पहल पर महिलाओं का एक समूह पर्यावरण मित्र और पुलिसकर्मियों के लिए मास्क बना रहा है, और फिर यहां से जरूरतमंदों के बीच इस मास्क का वितरण हो रहा है। तो घर में बैठी महिलाएं भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं कि लोगों की मदद कर सके। संकट के इस घड़ी में पूर्व पंचायत अध्यक्ष की पहल पर महिलाओं का एक समूह यहां पर मास्क बनाता आपको दिख रहा है। ये तस्वीर हम चंपावत की दिखा रहे हैं, और इस मास्क का इस्तेमाल पर्यावरण मित्र करेंगे, पुलिसकर्मी करेंगे। उनके लिए ये मास्क यहां पर तैयार किए जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से किसान परेशान हैं। सब्जी मंडियों में सब्जियां खराब हो रही हैं। गेहूं की फसल कटाई को तैयार है, लेकिन कटाई हो नहीं पा रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल। सुबोध उनियाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध उनियाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपसे जानना चाहेंगे कि खासकर इस वक्त जब फसल पूरी तरह से तैयार है कटने को, तो किसानों के पास क्या उपाय हैं, कैसे वो अपने फसल की कटाई कर सकते हैं? देखिए, किसानों की समस्या को लेकर भारत सरकार भी बहुत गंभीर है, और अभी 2 दिन पूर्व भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री जी और पूरे देश के कृषि मंत्रियों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बातें हुई, जिसमें ये सारी बातें हमने भारत सरकार के संज्ञान में लाई। जहाँ तक उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य की बात है, उत्तराखंड में जो पर्वतीय जनपद है वहाँ पर मैं नहीं समझता कि गेहूं की कटाई में हमें कोई समस्या है, क्योंकि यहाँ पर आपसी सहयोग की भावना बहुत परंपरागत चली आ रही है। लेकिन मैदानी क्षेत्र जिलों में, खासकर देहरादून का तराई, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में ये समस्या सामने आ रही है। और इसके बारे में हमने भारत सरकार को अवगत कराया है कि मनरेगा के श्रमिकों को अगर वो एक एग्रीकल्चर कृषि से जोड़ देंगे तो संभव तो हमें इस समस्या का रास्ता समाधान मिल जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार इस बात पर निश्चित रूप से सकारात्मक निर्णय लेगी, क्योंकि अभी 2 दिन पूर्व मैंने भारत सरकार से निवेदन किया था कि जो हमारी परंपरागत कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत जो सामूहिक तौर पर हम क्लस्टर्स के रूप में काम कर रहे हैं, और जिससे 2,80,000 किसान हमारे प्रदेश में जुड़ा हुआ है, पूरे देश में मैं समझता हूँ लाखों किसान इसमें जुड़े हैं। तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि जो हम एग्रीकल्चर इनपुट परंपरागत कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की कुछ स्कीमों के माध्यम से किसानों को देते हैं, उस इनपुट में अगर आप सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइजर्स और मास्क और ग्लव्स को जोड़ देंगे तो मुझे खुशी है कि केवल 12 घंटे में निवेदन के बाद भारत सरकार से आदेश जारी हुआ, और हम 2,80,000 किसानों को अपने परंपरागत कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से मास्क, साबुन और ग्लव्स और सैनिटाइजर्स उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि
वो भी जो खेत में काम कर रहे हैं तो कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए उनको इस तरह की सुरक्षा उन पर दी जाए। तीसरा, हमने 3 महीने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बात करने जी सुबेद जी, सवाल ये है कि इस वक्त प्रदेश में किसानों के सामने 2 बड़ी समस्या आ रही है अगर फसल कटाई को ही लें। पहला ये कि सोशल डिस्टेंसिंग, चूंकि लॉकडाउन है तो वहां पर उसका पालन कैसे हो, और दूसरा ये कि मजदूर अब नहीं मिल रहे होंगे कटाई के लिए। तो ऐसे में इस दिशा में भी कोई कदम, आपने कहा मनरेगा के मजदूरों को इस काम में लगाया जाए, लेकिन उसका काम कब तक शुरू हो पाएगा? क्योंकि सवाल किसानों के सामने यही है कि आखिर कब कटाई शुरू हो। मैंने आपसे बताया ना कि हमने आपसे कहा था 12 घंटे में हमारे एक बात का भारत सरकार ने सकारात्मक उत्तर देते हुए आदेश जारी कर दिए। और जब मैंने आपसे कहा कि ये पर्वतीय इस राज्य में 2.5 जनपदों की समस्या है। पर्वतीय जनपदों में ये समस्या नहीं आ पाएंगी क्योंकि यहाँ पर परंपरागत रूप से सामूहिक तौर पर लोग खेती में काम करते हैं, तो सब एक दूसरे का हाथ बटाने का काम करते हैं और बहुत बड़ी लैंड होल्डिंग भी लोगों की नहीं है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में मैंने आपसे कहा उधमसिंह नगर, खासकर देहरादून का तराई और हरिद्वार, इन जनपदों में इसको लेकर समस्या, और इसके लिए हमने भारत सरकार से निवेदन किया है कि मनरेगा को इससे अगर क्लब कर दिया जाए तो हमारे इस समस्या का रास्ता मिल जाएगा। जहां तक मैंने आपसे कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान की बात है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बात करने के बाद 3 महीने के लिए हमने पेरिसेबल आइटम्स पे मंडी शुल्क को स्थगित करने का निर्णय लिया ताकि किसान को मंडी शुल्क से बचाया जा सके और उसकी आर्थिकी को मजबूत किया जा सके। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम बहुत गंभीरता से इस पर काम कर रहे हैं, मंडी में भी उसको इन्फेक्शन न हो। जो आपने सोशल डिस्टेंसिंग की बात की, संभवतः पूरे भारत सरकार ने इसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया कि हमने अपने राज्य की मंडियों के एंट्रेंस में 15 बाई 10 फीट की टनल्स बनाई हैं और उस टनल से होके ही चाहे वो किसान हो चाहे वो रिटेलर्स हो उनको जाना होगा और 100% उनको सैनिटाइज करने के बाद ही मंडी के अंदर प्रवेश मिलेगा, जिससे कि आगे इस इन्फेक्शन के बढ़ने की संभावना न हो। तो हम लगातार इस पर बहुत, और हमने कृषि निवेश जो एग्रीकल्चर इनपुट है वो किसान को लगातार मिलता रहे, इसलिए हम लोगों ने अपने राज्य में जो न्याय पंचायत स्तर पर हमारे कृषि निवेश केंद्र हैं और जो हमारी औद्यानिक मोबाइल टीम्स हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इनके माध्यम से हम सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड किसान को उपलब्ध होता रहे, इस पर हम लोगों काम कर रहे हैं। ये 3 हमने राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए हैं, उद्यान विभाग का, कृषि विभाग का, सहकारिता विभाग का, और जनपद स्तर पर भी इनके कंट्रोल रूम बनाए गए हैं ताकि किसान और एग्रीकल्चर इनपुट और जो व्यवसायी हैं किस खेती से जुड़े हुए उनकी सारी समस्याओं की जानकारी सरकार को मिल सके और उनका निराकरण किया जाए। बिल्कुल, और वहां कम्युनिकेशन गैप ना हो, ये एक अच्छी कोशिश व्यवस्था दिख रही है। सुबोध जी, एक सवाल और है, बहुत सारे किसान ऐसे हैं, खासकर जो सब्जी उगाने वाले किसान हैं, वो इन दोनों परेशान है। उनका कहना है कि वो सब्जी उगा रहे हैं, मंडियों तक तो सब्जी जा रही है, लेकिन चूंकि वहां से आगे वो नहीं बढ़ पा रही है तो सब्जियां मंडी में ही खराब हो जा रही हैं, व्यापारी उन्हें सही पैसा नहीं दे रहे हैं और व्यापारी भी परेशान है, बोल रहे हैं कि उन्हें भी नुकसान हो रहा है। तो इस समस्या को लेकर के क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आपकी बात मेनका जी, आप इसी क्योंकि एक खतरा था मंडी में जिस कदर किसान आ रहा था, खरीदार आ रहे थे, लगता था कि इससे कहीं, क्योंकि ये आप जान रही हैं कि ये इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारी है कोरोना, बिल्कुल, और कोई मैनेजमेंट नहीं था। इसीलिए हमने अपनी टनल्स 15 बाई 10 फीट की टनल्स इंट्रेंस पे लगा दी हैं कि जो भी आदमी उससे गुजरेगा वो 100% सैनिटाइज हो जाएगा और किसी तरह के कोई संक्रमण की स्थिति नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में इस समस्या का स्वयं निदान हो जाएगा। इसके अलावा हमने अपनी मंडियों से सब्जियों और फलों की बिक्री के लिए मोबाइल गाड़ियां उपलब्ध कराई हैं ताकि किसानों के उत्पाद को मोबाइल वैन के, जैसे देहरादून में ही 30 मोबाइल वैन लगाई गई हैं ताकि किसान और आढ़ती दोनों को नुकसान न हो। और इसीलिए आपसे कहा कि हमने पेरिसेबल आइटम्स में, जिसमें पेरिसेबल का मतलब सब्जियों और फलों पे 3 महीने के लिए मंडी शुल्क को स्थगित कर दिया है। तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि इन जो हमने ये रास्ते निकाले, इस रास्ते से किसान को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। बिल्कुल, और यही उम्मीद है। सुबेद जी, एक सवाल और, जो कोरोना संक्रमण को लेकर के टेस्ट हो रहे हैं तो उनमें हम किसानों का भी ख्याल रख रहे हैं, वहां पर भी मेडिकल टीम जा रही है, खासकर जो सुदूर गांव वाले इलाके हैं वहां? जी, आप पूरे राज्य में अलर्ट घोषित है, हर जगह मेडिकल टीम्स लगी हैं। हमने जितनी हमारी स्ट्रेंथ है ऑलमोस्ट उतने ही डॉक्टर्स का हमने फर्दर रिक्रूटमेंट किया है। और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसके लिए हम लोगों ने जिलाधिकारियों को अधिकृत कर दिया है कि वो पैरामेडिकल स्टाफों की नियुक्ति जिलाधिकारी इस समय 11 महीने के लिए कर सकते हैं। हम किसी भी तरह की कमियां इसमें नहीं रहने देना चाहते हैं। हम पोर्टेबल वेंटिलेटर्स को खरीदने के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और जगह जगह ICU बना करके
हम ये चाह रहे हैं कि तत्काल इसका इलाज, और जो एक रैपिड टेस्ट के मशीन आई है उसको भी हम, हमारी सरकार खरीदने का काम कर रही है, ताकि रैपिड टेस्ट के माध्यम से इनिशियल स्टेज पर आदमी के अंदर कोई लक्षण है उनकी जानकारी हो जाए और उस हिसाब से उसका आगे इलाज किया जा सके। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस समय हम लोगों ने डायरेक्ट जो है मेडिकल जो हमारा बिल्कुल अग्रेसिव अप्रोच दिख रहा है सरकार का। जी धन्यवाद सुबोध जी, इस वक्त न्यूज 18 पर बातचीत के लिए। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जो बता रहे थे प्रदेश के किसानों को फिलहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुरू में कुछ दिन वो जरूर परेशान रहे, लेकिन सरकार को इस बात का एहसास है, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं कि इस वक्त जो सवाल किसानों के सामने मौजूद हैं, खासकर फसल कटाई को लेकर के, उस पर तुरंत काम शुरू हो सके। ये भरोसा सुबोध उनियाल दे रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।